नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी। तो आज 1 दिसंबर हो चुका है और मैं हाजिर हूं आज का एमसीक्यूज लेकर। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि जुड़ा है गोवर्धन स्कीम से। गोवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, बजट 2018-19 में गोवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। दूसरा है, इस योजना के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। पहला, गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय और ऊर्जा उत्पन्न करना। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बजट 2018-19 में गोवर्धन, यानी इसका फुल फॉर्म देखें तो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी शॉर्ट फॉर्म में गोवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। पहला है गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं एवं अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। भारत का लक्ष्य नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी एनडीसी के मुताबिक 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का है, जिसमें अपशिष्ट से बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। हाल ही में इस योजना से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल क्रॉस सेक्टोरल लिंकेज के माध्यम से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी के क्षेत्र में तेजी लाने और सभी स्टेक होल्डर्स के बीच कम्युनिकेशन और नॉलेज का आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन, अपशिष्ट से धन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था में तेजी लाना, इस विषय पर 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया। लेते हैं दूसरा प्रश्न। एंटीबायोटिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, WHO के मुताबिक एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ता जा रहा है। दूसरा है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन को टारगेट करती हैं और उनके विस्तार को रोकती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ भी समान रूप से प्रभावी होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 2 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। WHO की एक ताजा रिपोर्ट आई है। इस ताजा रिसर्च के मुताबिक एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ रहा है, जो सच में किसी महामारी से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR से दुनिया में हर साल 50 लाख लोगों की मौत हो जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक मौतों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला जाएगा। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोकती हैं या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार के एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, जिसका प्रयोग बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन को टारगेट करती हैं और उनके विस्तार को रोकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ प्रभावी नहीं होती हैं। लेते हैं तीसरा सवाल। गोलन हाइट्स के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र किसी से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में आपको बताना है। आपके विकल्प है ए मध्य एशिया, बी मध्य अफ्रीका, सी दक्षिण पूर्व एशिया, अथवा ऑप्शन डी मध्य पूर्व एशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी मध्य पूर्व एशिया। व्याख्या देख लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष में युद्ध विराम के समय संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इसमें मांग की गई है कि इजराइल अपने कब्जे वाले गोलन हाइट्स से हट जाए और कब्जा छोड़ दे। और गौर करने वाली बात है कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये वो इलाका है जिसे यहूदी राष्ट्र इजराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में सीरिया से कब्जा लिया था। गोलन हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह क्षेत्र इजराइल, लेबनान और जॉर्डन देशों के सीमा पर स्थित है। यह इलाका रणनीतिक और राजनीतिक रूप से काफी अहम है।
ये सीरिया और इजराइल दोनों देशों पर प्रॉपर नजर रखने के लिए यानी विस्तृत दृश्य प्रदान करता है, जिससे इस इलाके का सामरिक महत्व काफी बढ़ जाता है। लेते हैं चौथा प्रश्न। COP28 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, यूएई की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ मुद्दों के चलते भारतीय सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट है, COP28 समिट में 2015 पेरिस समझौते को लागू करने में वैश्विक प्रगति का पहला आकलन किया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, बी केवल 1, सी सभी 3 अथवा ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी इसमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। यूएई की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 का आयोजन किया जा रहा है। दुबई में होने जा रही इस समिट में 160 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की 2 दिन की यात्रा पर निकल चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं। COP28 समिट में 2015 पेरिस समझौते को लागू करने में वैश्विक प्रगति का पहला आकलन किया जाएगा। यूएन क्लाइमेट चेंज द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2019 के स्तर से 2% कम कर देंगी, जबकि इसमें 43% कमी की जरूरत है। सोच लीजिए हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं। इसके निष्कर्ष है कि दुनिया इस सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में नहीं है। इस निष्कर्ष में कहा गया है कि देश भविष्य के लिए योजनाएं विकसित कर रहे हैं, लेकिन ये इतना तेज नहीं है यानी नाकाफी है कि समय सीमा के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को सीमित किया जा सके। लेते हैं आज के इस प्रोग्राम का इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। पीएम जनमन योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा, इसके तहत 75 समुदायों को विशेष तौर पर असुरक्षित आदिवासी समूहों यानी पीवीटीजी के रूप में चिन्हित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। ये महाअभियान अनेक मंत्रालयों के 11 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सहारे काम करेगा। इस योजना पे कुल 24,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 15,336 करोड़ की होगी और राज्य अपने स्रोतों से 8,768 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर की थी। ये योजना 18 राज्यों में आदिवासी समुदायों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसके 75 समुदायों को विशेष तौर पर असुरक्षित आदिवासी समूहों के रूप में चिन्हित किया गया है। ये समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नजरिए से संकट का सामना कर रहे हैं। इन्हीं के विकास के लिए इस योजना के तहत काम किया जा रहा है या किया जाएगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने हुए गलत। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम कर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।